नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 की श्रृंखला में प्रश्नावली 7.8 हम लोग ख़त्म कर चुके थे। आज देखते हैं प्रश्नावली 7.9 निश्चित समाकलन। तो हम लोगों ने अभी तक अनिश्चित समाकलन किया। निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन में क्या अंतर है, आइए समझते हैं। यदि f(x) किसी बंद अंतराल में जो बंद अंतराल है वो मान लो ए बी है, एक संतत फलन इस प्रकार है कि उसका प्रति अवकलज यानी कि अवकलन का उल्टा। तो अवकलन का उल्टा क्या होता है? समाकलन। यानी कि यदि उसका समाकलन अनिश्चित समाकलन हमको f मिल जाए, यानी कि f(x) x में है तो f(x) या जो भी जिसमें भी फलन दिया है, तो उसकी डेफिनेशन a to b f(x) dx बराबर f(b) यानी कि f(x) इसका प्रति अवकलज है, तो यहाँ पे इसको रख देते हैं। अब a और b आपको मालूम है, a को लोअर लिमिट कहते हैं, b को अपर लिमिट कहते हैं। तो ये समाकलन हमें f(x) का समाकलन करने पे हमको f(x) प्राप्त होता है। तो निश्चित और निश्चित समाकलन में क्या है, ये लिमिट्स लग गई। अगर ये ना होता तो हमें f(x) का यानी कि f(x) दिया हुआ होगा, कोई सवाल दिया है तो उसका हम समाकलन ज्ञात कर लें, अनिश्चित समाकलन ज्ञात कर लें और बाद में लिमिट्स लगा दें। लिमिट्स कैसे लगाते हैं? जो अपर लिमिट होती है उसको पहले लिख देते हैं और जो लोअर लिमिट होती है घटा के उसको लिख देते हैं। ये हमारा आंसर हो जाता है। अब इसमें c क्यों नहीं जोड़ा जाता है? क्या निश्चित समाकलन में तो एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं। अगर मान लो ये हमने f(x) ये कोई है फलन, इसका हमको f(x) समाकलन प्राप्त हुआ और एक कांस्टेंट हमने जोड़ दिया। लेकिन जब हमने लिमिट लगाई, अब मान लो अगर लिमिट हमने लगा दी तो ये इस प्रकार रहेगा। तो लिमिट तो हमको कहाँ पे रखनी है? x की जगह, क्योंकि ये x के सापेक्ष समाकलन है और x ही तो a से b तक वैरी कर रहा है। तो यानी कि a और b का मान हमें कहाँ रखना है? x में। f(b) + c हो गया और दूसरी लिमिट मैंने आपको बताई घटा के लिखी जाती है, लोअर लिमिट, यानी कि f(a) + c हो गया। जब इसको माइनस चिन्ह से गुणा करेंगे तो ये c कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? f(b) - f(a) यानी कि f(b) - f(a). तो देखते हैं कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। उदाहरण ले लेते हैं। मान लो हमको 2 से 3 x का समाकलन करना है। तो x का समाकलन हम सभी लोग जानते हैं क्या होता है, एक घात बढ़ जाती है अपन 2 और 2 से 3। अब इसमें जो 2 भाग में है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेते हैं। अब फिर हमने बताया x की जगह आपको अपर लिमिट पहले लिखना है, यानी कि 3 का वर्ग माइनस लोअर लिमिट को बाद में लिखना है 2 का वर्ग 1/2। ये कांस्टेंट था, बाहर 3 का वर्ग होता है 9, 2 का वर्ग होता है 4, 9 से 4 गया 5 और बटा 2 है, तो यही हो गया हमारा आंसर। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि निश्चित समाकलन क्या होता है। निश्चित समाकलन रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर द कर्व,
ये जो हमारा फलन दिया हुआ है, अगर इसका हम ग्राफ खींचे तो 2 से 3 x का मान 2 से 3 जो लिमिट्स दी गई हैं इसके अंतर्गत कितना एरिया ये बाउंडेड करता है, वही यानी कि एरिया अंडर द कर्व, दी हुई लिमिट्स के अंतर्गत एरिया अंडर द कर्व वही होता है निश्चित समाकलन। अब जो अनिश्चित समाकलन में हमने सारे सूत्र पढ़े हुए हैं, प्रतिस्थापन द्वारा और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जितने भी सूत्र यानों द्वारा समाकलन, ये सभी के प्रकार हमको मिल सकते हैं निश्चित समाकलन में भी। तो अगर ये प्रकार हमको मिलते हैं तो उसी प्रकार से हम लोग उसका समाकलन कर लेंगे जैसे अनिश्चित, और फिर बाद में लिमिट्स लगा देंगे। प्रश्नावली 7.9। पहला सवाल है -1 से 1 तक लिमिट है, x+1 हमारा फलन है, इसका हमको समाकलन करना है। तो -1 से 1 x का समाकलन कर दीजिए और फिर -1 से 1 1 का समाकलन कर दीजिए। 2 भागों में तोड़ लिया। ये x का हमें पता है x²/2 लिमिट -1 to 1, और 1 का हमें मालूम है क्या हो जाता है x। अब लिमिट्स को रख देते हैं, 1/2 कांस्टेंट है बाहर लिख लिया, फिर अपर लिमिट यानी का 1 का वर्ग, फिर दूसरी लिमिट को माइनस में रखते हैं, -1 का स्क्वायर प्लस पहली लिमिट, फिर माइनस, फिर दूसरी लिमिट। 1 का वर्ग 1 हुआ, माइनस -1 का वर्ग भी 1 ही होगा, प्लस 1 और +1 हो जाएगा। तो 1 - 1 ये 0, 0 में किसी से गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, 1 1 2। तो यही हो गया हमारा आंसर, ये हो गया 2। दूसरा सवाल है 2 से 3 1/x dx। तो हमें पता है कि 1/x का समाकलन क्या होता है, log mod x। लिमिट कहाँ से, 2 से 3, लिमिट का मान रख देंगे। तो सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log m माइनस log n क्या होता है, log m/n। बस यही हमारा हो गया आंसर। तीसरा सवाल हमारा है लिमिट 1 से 2 है और 4x³ - 5x² + 6x + 9 इसका करना है। तो इसको सबको अलग अलग कर लेते हैं, 1 से 2। 4 कांस्टेंट है, x³ का अलग करेंगे, -5 कांस्टेंट है, x² का अलग करेंगे, 6 कांस्टेंट है, x का अलग करेंगे, और 9 कांस्टेंट है और इसके में 1 मान लेते हैं, इसका अलग करेंगे। तो देखो 4 x³ का क्या हो जाएगा, 1 घात बढ़ाओ x⁴ और उतने ही से भाग कर दो 1 से 2, -5 x² का क्या होगा, 1 घात बढ़ाई और उतने ही से भाग 1 to 2। 6 x का क्या हो गया, x⁴ 1 तो है ही और 1 और बढ़ा देंगे, और 9 यहाँ x⁴ है तो 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 1 से 2। अब लिमिट रख देते हैं, ये बाहर लिख लो, कांस्टेंट पद बाहर 4। अब 2⁴ माइनस दूसरी लिमिट 1⁴ माइनस 5/3 बाहर लिख लिया, 2⁵3 ऋण 1⁵3, 6/2 बाहर लिख लिया। यहाँ भी लिमिट 1 से 2, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 9 2 -1। ये 4 कैंसिल, 2 की पावर 4 यानी कि 2 का 4 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 से 1 गया तो 15, -5/3, 2⁵3 8, 8 से 1 गया तो 7।
ये 3, 2 का वर्ग 4, 4 से 1 गया तो 3, और 9, 2 से 1 गया तो 1 ही बचा तो 9। अब ये 3 तिया 9, 9 9 18, 18 और 15 33 हो गया, माइनस 5 7 35 बटे 3, यानी कि 33 तिया 99 माइनस 35 बटा 3। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 64 बटा 3। ये हो गया हमारा आंसर, घटा दिया इससे तो यही हो गया हमारा आंसर। चौथा सवाल है हमारा 0 to π/4 sin 2x। अब एक तो अनिश्चित समाकलन करते करते इतना तो आपको अभ्यास हो ही गया होगा कि जो भी फलन होता है अगर x का गुणांक कोई हो तो समाकलन में उस संख्या से भाग हो जाता है, जबकि अवकलन में उस संख्या से गुणा हो जाता है। तो अगर हम डायरेक्ट इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, माइनस कॉस 2x, साइन का समाकलन क्या होता है माइनस कॉस x, लेकिन x का गुणांक 2 है तो अपान में 2 आ जाएगा, 0 से π/4। और या आप ऐसे कर लीजिए प्रतिस्थापन द्वारा, 2x बराबर t मान लिया तो 2dx बराबर क्या हो जाएगा dt। और फिर यहाँ पे अगर प्रतिस्थापन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन t, dx की जगह पे 1/2 dt लिखेंगे। प्रतिस्थापन में अगर प्रतिस्थापन करेंगे तो लिमिट्स को बदल देते हैं या फिर बाद में t का मान रखें, दो तरीके हैं। मान लो जब पहले x का मान क्या है, यहाँ पे लोअर लिमिट हमारी 0 है, x की जगह 0 रख देंगे तो t भी 0 हो जाएगा। और जब x का मान π/4 होगा तो यहाँ पे π/4 रखें तो t का मान क्या आ जाएगा, 2 गुणे π/4 यानी कि π/2, तो t का मान हो जाएगा π/2। तो 0 से π/2 लिमिट हो जाएगी और साइन t का हो जाएगा हमारा माइनस कॉस t। 0 से π/2 लिमिट रख दें मान तो माइनस कॉस 90 माइनस दूसरी लिमिट भी माइनस में हो तो यहाँ प्लस हो जाएगा कॉस 0। तो ये 1/2 कॉस 90 का मान 0 और इसका मान होता है 1। तो 0 में गुणा करेंगे तो वही रहेगा, 1/2 आ गया। अब यहाँ डायरेक्ट अगर लगा देते हैं तो ये भी देख लो, 1/2 बाहर लिख लो और माइनस भी बाहर लिख लो। कास 2 इंटू एक्स की जगह π/4 माइनस फिर एक्स की जगह 0 कास 0, ये हो गया माइनस 1/2 कास 90, कास 0 का मान 1, कास 90 का मान 0 माइनस 1। 0 में गुणा करेंगे तो 0, माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये भी उतना ही आ गया। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं और टी मान। पांचवा सवाल है हमारा 0 से π/2 लिमिट है, cos 2x का करना है। तो हमने बताया cos का समाकलन साइन 2x का गुणांक है तो 2 से भाग, 0 से π/2, 1/2 बाहर लिख लेंगे, साइन 2 इंटू एक्स की जगह π/2 माइनस 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, 1/2, ये 2 2 कैंसिल, साइन पाई का मान भी 0, साइन 0 का मान भी 0, तो आंसर हो गया 0। छठा सवाल है हमारा e⁻x का 4 से 5 लिमिट है। तो e⁻x का समाकलन क्या होता है, e⁻x ही होता है। लिमिट 4 to 5 है तो यानी क्या हो जाएगा, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ e⁻4 कॉमन है तो 5 e⁻5 था तो 1 ही बच गया -1, यही हो गया हमारा आंसर। सातवां सवाल है 0 से π/4 लिमिट है 10x। 10x का समाकलन क्या होता है, log sec x। लिमिट हमको क्या रखनी है, 0 से π/4 log sec π/4 माइनस log sec
0। log π/4 का मान sec π/4 का मान √2। log sec 0 मतलब log 1। log 1 का मान क्या होता है, इसको लिख सकते हैं 1/2 माइनस log 1 का मान 0। अब log m की पावर n, ये फार्मूला पता है, n log m होता है इसका मान। तो ये n की जगह पे कितने लिखा है 1/2 और log 2, 0 तो 0 हो ही गया, यही आंसर हो गया। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।